हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और जो पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से और टाइम से मिले। तो मैंने जो उस दिन करवाया था, आपने अच्छा ये बताइए एलटी ग्रेड का जो फॉर्म निकला, फॉर्म फिल किया कि नहीं? क्योंकि फॉर्म जरूर फिल कर देना समय से। और इसके बाद फिर 30,000 और वैकेंसी आ रही टीजीटी पीजीटी की, उसमें अच्छे खासे आएंगे, तो उसमें भी डालिएगा, चूकिएगा नहीं। क्योंकि देखिए एलटी ग्रेड में ना जो फीमेल का दिया है सीट मतलब कम दिया है यार। फीमेल को बहुत नाइंसाफ़ी होती है। मेल के साथ तो देखो, मेल को तो हर हर उसमें सब्जेक्ट में अच्छे खासे जो है सीटें निकाली हुई है, लेकिन जो फीमेल है ना, फीमेल की कम सीटें हैं, तो फीमेल वालों को मेल में जा भी नहीं सकते एलटी ग्रेड में। टीजीटी की तो बात अलग है, चलो उसमें तो दोनों में कहीं किसी में भी डाल दे, लेकिन इसमें तो कम से कम देना चाहिए था ना। और सबसे ज़्यादा तो अपना सब्जेक्ट है जो होम साइंस, जो फीमेल का ही पूरा प्रॉपर उस पे रहता है, बेस रहती है फीमेल पे। लेकिन इसमें भी ना जो है मेल को ज़्यादा दिया गया है सीट और फीमेल को नहीं दिया गया है। मतलब दिया गया है, कम दिया गया है, तो ये नाइंसाफ़ी है ना कि देखो जो जिस सब्जेक्ट में एक चांस होता है उसमें भी नहीं किया ऐसे, तो थोड़ा वो लगता है। खैर कोई बात नहीं, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्या ही किया जाए, है ना। तो और सितंबर में कह रहे हैं कि हाँ, सुनाई आ रहा है योग से कि 7 सितंबर को शायद टीजीटी का जो 2022 वाला है वो एग्ज़ाम होगा। हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अभी वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी की 30,000 सितंबर में, इसी एग्ज़ाम के बाद ही आएगी, तो फिर अच्छी खासी मात्रा में आएगी। 30,000 कम नहीं होते, बहुत होते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि कैसे नंबर आप सीटें उसमें दी जाती हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए। और हाँ, मैंने जो उस दिन प्रैक्टिस करवाया था, ये सब प्रैक्टिस सेट जो है एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। तो ये जो है ना, मैंने जो उस दिन करवाया था उसमें ये था, एक क्वेश्चन था कि पानी में डूबने से व्यक्ति की को कृत्रिम सांस कैसे दी जाती है, ऐसे था। और उसमें 4 ऑप्शन थे। हाँ, 4 ऑप्शन थे। एक था सिल्वेल्टर विधि, एक था सेफर विधि, और एक था लेवॉर्ड विधि, और एक था मुँह द्वारा श्वास मतलब देना, है ना, वायु देना। तो उसमें मैं जो समझा रही थी ना, तो मुझे बाद में मैंने देखा तो मुझे ध्यान आया कि जो मैंने पहले जो समझाया था सेफर विधि को, देखो सेफर विधि को क्या होता है। सेफर विधि में होता है कि हम उल्टा व्यक्ति को लिटा देते हैं, ठीक है, मतलब पेट के बल लिटा देते हैं और हाथ को ऊपर कर देते हैं, ऐसे हाथ को ऊपर कर देते हैं। और फिर उसके बैक में पीछे यहाँ पे पुश करते हैं, यहाँ पे पुश करते हैं, तो उसके ना फेफड़ों से मतलब यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे पुश करते हैं, और दोनों हाथों को ऐसे करके, दोनों हाथों को ऐसे करके उसके ऐसे ऐसे दबाते हैं, पुश करते हैं, तो जिससे फेफड़े में से सांस निकलती है ना, सांस निकलती है, और दो धूल मिट्टी के कण है वो भी बाहर निकल जाते हैं, और क्या कहते हैं, पानी भी निकल जाता है, एक्स्ट्रा जो होता है। तो सेफर विधि की ये है। और दोबारा मैंने ये बताया था कि चेस्ट पे जो देते हैं, पुश करते हैं, तो वो सिल्वेल्टर विधि की है। दोनों का अलग अलग है, ठीक है। मैं वो थोड़ा सा क्या है ना कि मेरा पेन चल नहीं रहा था, तो उसमें ऊपर नीचे हो नहीं रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने मुझे बताना था कि सिल्वेल्टर विधि, सिल्वेल्टर मतलब सिल्वेल्टर विधि का नाम नहीं लिया मैंने, समझा दिया। तो जो सिल्वेल्टर विधि है उसमें क्या करते हैं, उसमें सीधा लिटा देते हैं, सीधा ऐसे लिटा देते हैं पीठ के बल। और जो रोगी का हाथ होता है ना, रोगी के हाथ को ऐसे लाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कैमरे में दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके, और दोनों हाथ को ऐसे करके, फिर इसी हाथ के ऊपर मतलब यहाँ पे और यहाँ पे चेस्ट पे पुश करते हैं, चेस्ट में बहुत तेज तेज से पुश करते हैं, जिससे फेफड़े से सांस निकलने लगती है, और पानी जो भी होता है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाता है, इससे सांस जो है निकलती है। इससे क्या करते हैं, तो वो था सिल्वेल्टर विद। और जो लेवोड विद था, लेवोड विद का अलग तरीका। लेवोड विद में भी जो है क्या है, लिटा देते हैं, सीधा लिटा देते हैं, और मुंह में जितनी गंदगी है वो निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं, जीभ को साफ कर देते हैं। लेवोड विद एक अमेरिकन विधि है। इसमें एक साफ कपड़े से मतलब पहले तो मुंह में कुछ फंसा दिया जाता है ताकि रोगी कहीं गलती से काट ना ले दांतन, मतलब तो मुंह में ऐसे आह 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 ऐसे करके कुछ फंसा दिया जाता है ताकि उसका मुंह खुला रहे, ठीक है, मुंह खुला रहे। जब उसका मुंह खुला रहता है तो उसके जीभ को पकड़ के बाहर की तरफ खींचा जाता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 सेकंड ऐसे खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, उसमें ये करते हैं। तो उससे क्या है ना कि कभी कभी ऐसे भी करके सांस जो है रोगी लेने लगता है, मतलब फेफड़े से अचानक से सांस आ जाती है, निकलती है, या हवा मतलब पंप होने लगता है, ये होता है। और नली द्वारा भी सांस दिया जाता है, लेवोड में नली द्वारा भी सांस दिया जाता है। जैसे कोई नली है और आप फूंक मार के सांस रोगी को दे रहे हैं मुंह से, कोई जरूरी नहीं आप मुंह में मुंह जोड़ के दो, तो वैसे भी दे सकते हैं, तो ये भी है, ठीक है। तो ये तीनों चारों मतलब मुझे बताना था, लेकिन ये चारों में ना जल्दी बाजी में वो पेन नहीं चल रहा था, डिस्टर्ब हो गई, तो फिर मैं वो भूल गई, नाम लेना भूल गई। दो समझाई मैंने, मतलब सेफर भी पहले मैंने बताया जो बैक पे पुश करते हैं, फिर उसके बाद मैंने सिलेल्टर भी बताई जो सीने में चेस्ट में पुश करते हैं, और जो लेवोड विद है उसमें सीधा लिटा के टंग को आगे निकाल के उसको जो है साफ कपड़े से पोंछते हैं और बार बार निकालते हैं और छोड़ते हैं, ये होता है लेवोड विद में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सोचा कि यार मैं इसको दोबारा बताऊंगी नहीं, क्योंकि क्या है ना कि बहुत उम्मीद और बहुत ट्रस्ट होता है जिस टीचर से आप देखते हो, क्वेश्चन सीरीज देखते हो या क्लास लेते हो, तो बहुत ट्रस्ट करके देखते हो। तो देखो हमारा फर्ज है कि जो चीज़ सही है सही बताया जाए, है ना, भले ही कम बताओ लेकिन सही बताओ। गलत एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो वो निकलती नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि इसे कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं आज के नए सेशन से और नए क्वेश्चन से सारे। और ये भी सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे एल टी के ही चल रहे हैं, अभी एल टी के ही हैं ज़्यादातर, एल टी जैसे के हैं, अभी अभी जस्ट जो मैंने चलाए हैं, ठीक है, सीरीज।
तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने न्यू क्वेश्चन से, अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। और जो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वीडियो उनको समय से मिले। ठीक है, माँ सरस्वती का नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है ये बताना है। ए ऑप्शन है यांत्रिक परिसज्जा है, बी ऑप्शन है स्थायी परिसज्जा है, सी ऑप्शन है रासायनिक परिसज्जा है और डी ऑप्शन है फ्लेम रिटार्डेंट परिसज्जा। ये तो कोई परिसज्जा नहीं होती, तो इसमें कौन सा मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? एक यांत्रिक परिसज्जा है। ठीक है, एक यांत्रिक परिसज्जा है। मोयरिंग देखो कपड़े पे ना फिनिशिंग और चमक लाने के लिए की जाती है। ये एक प्रेसिंग है एक तरह से, और इसको करने से क्या है ना कि एक लहर और एक लय जो है कपड़ों में उत्पन्न होती है। ज्यादातर ये जो है ज्यादातर कहाँ की जाती है? साड़ियों में, है ना। साड़ी जैसे होती है, साड़ी हो गई, ब्लाउज हो गया, पर्दे हो गए, है ना, पर्दे हो गए, तो इन सब कपड़ों में ये की जाती है। ठीक है, जो है ये लहर, ताकि लहर उत्पन्न हो एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। रेशा जो अग्नि से प्रवाहित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता है, वह प्लाइबल है। मतलब ऐसा रेशा बताना है जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल से प्रभावित नहीं होता, उसमें कोई असर नहीं होता, जो प्लाइबल है मतलब स्थायी वैसे ही बना रहता है उसको। वो ऐसा कौन सा वस्त्र है, कौन सा रेशा है जिससे वस्त्र बनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है सीसा, बी ऑप्शन है सोना सोना और सी ऑप्शन एस्बेस्टस, डी ऑप्शन डिक्रॉन। तो कौन सा होगा? एस्बेस्टस। थोड़ी सी मेरी तबीयत ना डाउन है, मुझे फीवर आ गया था, जो है फीवर आ गया था, और पता नहीं क्यों बारिश में जुकाम बुखार सा ऐसा, तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा धीरे धीरे क्लास कराएंगे, पर क्लास हम आपके लेंगे। कल नहीं आ पाए थे, मुझे बड़ा अफसोस था। चलिए फिर कोई बात नहीं, ठीक है। जितना हम आपको समझाते जाएं आप उसको प्लीज़ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि यार बड़ा मेहनत लगता है, ऐसे नहीं बन जाती क्लासें, बहुत मेहनत पड़ती है। क्वेश्चन बनाना, फिर उसको उस पर अच्छे से मतलब रिवाइज करके उसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होता है। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना टाइम लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करघे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली होगा। ठीक है, यहाँ पे गली लिखा है, यहाँ पे गीली होगा, क्या होगा? गीली। ठीक है, यहाँ पे होगा गीली। गीली या सूखी परिसज्जा ना दी गई हो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं गीली या सूखी परिसज्जा ना दी गई हो तो उसे कौन सा कहते हैं? जो करघे से उतारा जाता है तुरंत उतारने के बाद। ए ऑप्शन है ग्रीन गुड, बी ऑप्शन है नीला गुड, सी ऑप्शन है ग्रे गुड, डी ऑप्शन है मिल गुड। तो कौन सा होगा? ग्रे गुड। ग्रे गुड मैं बताऊं क्यों ग्रे गुड कहते हैं? ग्रे गुड आप जानते हैं कोई तैयार वस्त्र नहीं है, कोई ऐसा तैयार वस्त्र नहीं है। ये जो करघे से उतारा जाता है ना, तो करघे से उतारा हुआ जो रेशा मतलब बन के वस्त्र थोड़ा तैयार, वो वस्त्र वैसा वस्त्र नहीं है जैसे शर्ट बन गए, पैंट बन गए या सूट बन गए या साड़ी, वैसे बन के नहीं। एक थान में जैसे कपड़ा नहीं बनता है, तो एक कच्चा माल है, एक तरह से ये कच्चा माल है, जिसपे अभी ना ही रंगाई हुई है, ना ही कोई छपाई हुई, ना कोई प्रिंटिंग हुई है, ना कोई प्रेसिंग, ना किसी प्रकार की परिसज्जा हुई, ना ब्लीचिंग हुई है। यहाँ तक कि जैसे ही उसमें दाग धब्बे लगे हैं अभी वैसे ही ये सिर्फ एक कच्चा जो है माल है, एक तरह से कच्चा माल है। ठीक है, ये बनने के लिए भी तैयार होगा और मतलब जाएगा। ये ग्रे गुड्स जो है ये करघे से उतारा गया तुरंत तुरंत वो कपड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे की परिसज्जा शुरू होती है, इसको भेजा जाता है फैक्ट्री, इसमें ब्लीचिंग होती है ना। इसमें ब्लीचिंग होने के बाद फिर कपड़े कौन से कपड़े बनेंगे? वो कपड़े बने जाते हैं। ब्लीचिंग होने के बाद प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है, प्रेसिंग होती है, मतलब रोलिंग और ये सारी सारी परिसज्जाएं होती हैं, फिर कपड़ा तैयार किया जाता है बना के, है ना। ये सारी प्रक्रिया तो एक तरह से कच्चा माल है। ठीक है, जिसमें दाग धब्बे लगे होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर रंजक है, सल्फर रंजक है, सल्फर कैसा रंजक? ए ऑप्शन है जल में घुलनशील है, बी ऑप्शन है इन ग्रेन रंजक है, सी ऑप्शन जल में आघुलनशील रंजक है, डी ऑप्शन है वर्णक रंजन है। तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड कैसा रंजक है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर कैसा वर्ण है, कैसा रंजक है? ए ऑप्शन है जल में घुलनशील रंजक है, बी ऑप्शन है इन ग्रेन रंजक है, सी ऑप्शन जल में आघुलनशील रंजक है और डी ऑप्शन है वर्णक रंजक है। तो कैसा है ये? जल में आघुलनशील रंजक है। मतलब ये ऐसा कलर है, ऐसा रंग है जो सूती और लिनन कपड़ों में उपयोग किया जाता है, ताकि ये मतलब कि ये निकले ना जल्दी से। एक पक्का रंग होता है, ये बहुत ही पक्का रंग होता है, और ये इसमें कई मतलब कई चरणों से होकर गुजरता है। ये महंगा होता है, वो नहीं होता महंगा होता है, जो निकलता नहीं जल्दी से। ठीक है, जल में आघुलनशील जल्दी से ये कलर तो जब कर दिया जाता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, तो फिर ये निकलता नहीं है जल्दी से। ठीक है, तो ये जल में आघुलनशील रंजक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सफेद सूती वस्त्र को ताजा खून के धब्बे को हटाया जाता है। सफेद सूती वस्त्रों में जो ताजे खून के धब्बे किस चीज से हटाया जाता है? ए ऑप्शन है तनु अमोनिया के घोल से, बी ऑप्शन है तनु बोरेक्स विलयन द्वारा, सी ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से और डी ऑप्शन है तनु आयोडीन विलयन द्वारा। तो सूती सफेद ताजे खून के धब्बे को उसे ठंडे पानी से आप धो दो और फिर उसमें विनेगर, सफेद विनेगर होता है ना, उसे को डाल के आप साफ कर दो तब भी साफ हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दो तब भी साफ हो जाएगा, और अमोनिया के घोल से भी साफ हो जाता है। ठीक है, तो ताजे धब्बे तो आसानी से साफ हो जाते हैं, लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं ना, तब इनको जो है साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो किससे होगा? तो अमोनिया के घोल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ी एनर्जी नहीं है तो वो मत करिएगा आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटेट एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है। एसीटेट वस्त्र तंतुओं का निर्माण होता है। ए ऑप्शन है मिल्ट कटाई द्वारा, बी ऑप्शन है सूखी कताई द्वारा, सी ऑप्शन है गीली कताई द्वारा, डी ऑप्शन है ब्लो कताई द्वारा। देखो एसीटेट आपको पता है कि कैसा रेशा है ना, कैसा रेशा है, ये कोई प्राकृतिक रेशा नहीं है। एसीटेट वस्त्र जो एसीटेट तंतु जो होते हैं है ना, तो ये कोई नेचुरल वो नहीं है। तो इसको कैसे किया जाता है, सूखी कताई से। आपको बताया है जब मैंने कई बार क्लास लिया है कि सूखी कताई कैसे की जाती है। नेट के जो छिद्र होते हैं, जैसे एक छलनी की तरह छिद्र होते हैं, जो हम चाय छानते हैं ऐसे छलनी होती है, आटा छानने छलनी, तो छलनी की तरह छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो हवा को जो है सूखी उससे प्रवाहित किया जाता है, छलनी लगा दिया, फिर ऐसे हवा को फेंका तो जो हवा उसके से गुजर के जाती है ना छलनी से, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सूखी सूखी जो है ड्राई हवा जो करते हैं ना, तो फिर वो जो है ना गीली सूखी जब उसको करते हैं, एक तरफ से सूखी हवा आती है, वो सुखाती जाती है, एक तरफ से डाला जाता है। तो जब सूखी हवा डाली जाती है ना, तो वो जो है रेशा निकल के उसमें आ जाता है, उस छिद्र से निकल के बनके तैयार हो जाता है, आगे निकल के आ जाता है। ठीक है, ऐसे होता है, सूखी कताई द्वारा होता है इसका निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कांचीपुरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन राजस्थान। तो सिल्क कांचीपुरम एक सिल्क का नाम है, तो सिल्क के लिए प्रसिद्ध है जो कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा है, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें ककून ककून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है। मतलब ककून की अवस्था में ही तो जो है धागा निकाल दिए। देखो अंडा, हाँ अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ये होती है क्रम। ठीक है, तो प्यूपा के अवस्था में ही जो है कोकून को मारकर, प्यूपा के अवस्था में ही कोकून को मारकर उसे रेशम प्राप्त किया जाता है। तीसरे चरण जो होता है, ठीक है, अंडा होता है, लार्वा होता है, फिर प्यूपा, प्यूपा की अवस्था में उसको मार के कीड़े प्राप्त कर लिया जाता है। तो जो कोकून को मारते हैं, मतलब मारने पे क्या, उसको गर्म पानी में, क्योंकि उससे दो प्रकार के गोंद निकलते हैं, एक सेरेसिन, एक फाइब्रोनोजिन, है ना। तो फाइब्रोनोजिन जो है निकलता है, और सेरेसिन गोंद जो निकलता है, प्रोटीन युक्त गोंद होता है। तो इसमें क्या है, दोनों उसके जो छिद्र होते हैं ना, उससे निकलता है ना, कुछ छिद्र से निकलते हैं, तो उस वो अपने आप को लपेट लेता है। पूरा जो पीपा होता है वो पूरा उसी में चिपक जाता है, एक तरह से चिपक जाता है। तो जब उसको रेशम ऐसे मिलेगा कैसे, तो उसको गर्म पानी में डालते हैं। जब गर्म पानी में डालते हैं ना, तो वो सारा जो है वो पिघल के गोंद जो है सब पिघल के बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसमें रेशा ढूंढा जाता है। रेशम बहुत बारीक, बहुत ही हल्का धागा होता है ना। तो इसीलिए तो बेटिंग प्रक्रिया की जाती है, जो है रेशम की जो है परिचर्या में, बेटिंग प्रक्रिया से रेशम में ही की जाती है। तो जो रेशम है ना, तो वो रेशम को निकाला जाता है। कच्चा रेशम होता है ना, तो बहुत ही हल्का सफेद हल्का कलर का या क्रीमी कलर का ऐसा होता है, जो नेचुरल उसका कलर होता है। बाकी तो जो जंगली रेशम होते हैं वो बहुत कलर के होते हैं, अलग अलग मतलब वो होते हैं। लेकिन अच्छा रेशम जो होता है बिल्कुल क्रीमी और सफेद कलर का होता है, बिल्कुल एकदम व्हाइट भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे स्किन और थोड़ा गुलाबी हल्का ऐसे करके होता है, हल्का कलर में होता है। तो जब रेशम को निकाला जाता है ना पानी में डाल के, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, इसमें ये बताना है। तो ए ऑप्शन है थ्रोइंग, बी ऑप्शन है रीलिंग, सी ऑप्शन है वीविंग, और डी ऑप्शन है रियरिंग। देखिए मैं इसमें चारों समझा देती हूँ। पहले तो थ्रोइंग क्या है, थ्रोइंग एक कच्चा रेशा है जिसको कपड़े बनाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, वो है थ्रोइंग। रीलिंग क्या है, रीलिंग जो है रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया है। रीलिंग रेशम को वही है, गर्म पानी में डाल के और उसको जो है रेशम को ढूंढा जाता है। रेशम को जब खून जो है गल जाता है, निकल जाता है, तो रेशम को निकाल प्राप्त कर लिया जाता है। तो रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया रीलिंग है। ठीक है, ये रीलिंग है। और जो वीविंग है उसको जो है ना, हाँ थ्रोइंग जो है, वीविंग कपड़े बनाने की प्रक्रिया है। वीविंग जो है कपड़े बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, थ्रोइंग द्वारा मजबूत भी किया जाता है, मजबूत और टिकाऊ किया जाता है धागे को। ठीक है, और रीलिंग बता दिया, रेशम प्राप्त करने, वीविंग है कपड़े बनाने की प्रक्रिया जो है, और रियरिंग वो है जो रेशा पालने की प्रक्रिया है। जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, तो ये चारों प्रक्रियाएं जब हम उसको मतलब पालते हैं, उसको खाना पानी देते हैं, और उसको मतलब खाना पानी, रेशम के जो पत्ते, वो सॉरी शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं, शहतूत के पत्तों पे खाते हैं रहते हैं, तो उनका सारा भोजन दिया जाता है, उनकी देख रेख की जाती है जो 2-3 महीने का। तो वो प्रक्रिया जो होती है ना पालने की प्रक्रिया, वो होती है रियरिंग। ठीक है, वो होती है रियरिंग। आपको समझ में आ गया होगा चारों, ध्यान रखना, इसको दोबारा देख लेना या नोट डाउन कर लेना। तो इसमें कौन सा होगा, रियलिंग, रेशम प्राप्त करने की रियलिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में छाले होने पर, छाले कह लो या अल्सर कह लो, होने पर इसका कम सेवन करना चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसका सेवन कम करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है मिर्च मसाले, बी ऑप्शन है रेशेदार भोजन, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए जब पेट में छाले पड़ जाएंगे, जाहिर सी बात है आप मिर्च मसाले कैसे खा सकते हैं, और जलेगा, और मतलब दिक्कत होगी, है ना, पेट जलेगा। रेशेदार भोजन भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे कुछ भी पचेगा नहीं। मतलब रफेज जो भोजन होते हैं, मतलब जो सलाद वगैरह, सैलड है, जैसे खीरे हैं ये, और फल वगैरह ऐसे होते हैं, रेशेदार जो फल होते हैं या भोजन होते हैं, तो उनका सेवन करोगे तो भी कुछ नहीं पचेगा। वो तो पेट साफ करने का काम करते हैं ना रेशेदार भोजन, पचाते हैं, क्रमाकुंचन गति उत्पन्न करते हैं ना पेटों में, तो वो पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं भोजन को। तो ये दोनों नहीं ले सकते हैं, तो क्या होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है संख्यात्मक, बी ऑप्शन है दिशात्मक, सी ऑप्शन है लंबवत, डी ऑप्शन गुणात्मक। तो वृद्धि का क्या अर्थ है, वृद्धि का अर्थ है संख्यात्मक। अब बोलो कैसे, देखो वृद्धि मैंने बताया, वृद्धि और विकास में अंतर होता है। विकास तो होता है गुणात्मक, है ना, वृद्धि होता है मात्रात्मक। तो मात्रात्मक में दिया नहीं है, तो ये होगा संख्यात्मक। मतलब कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसकी लंबाई को,
इसके वजन को जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारा शरीर भी भारी होता है, हमारे वजन भी बढ़ता है और हमारी हाइट भी बढ़ती है। हम हाइट को मेजर कर सकते हैं ना, लंबाई को मेजर कर सकते हैं, हम वेट को मेजर कर सकते हैं, है ना, और डेवलप को देख सकते हैं कितना मतलब शरीर हमारा कितना वो हो गया, आकार में कितना बड़ा हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वृद्धि के द्वारा देखी और मापी जा सकती है ना। और गुणात्मक में क्या होता है कि जो विकास होता है ना, विकास मापी नहीं जा सकती। हाँ, उसकी भविष्यवाणी जरूर की जा सकती है लेकिन मापी नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये होगा संख्यात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना आरंभ हुआ था। सामुदायिक विकास योजना आरंभ हुआ था। ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 को, बी ऑप्शन है 25 मार्च 1950 को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 को, डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1964 को। तो कब हुआ था सामुदायिक विकास योजना का आरंभ? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, ये किस लिए हुआ था? ये ग्रामीण लोगों के स्तर, जीवन स्तर को सुधारने के लिए, ये ग्रामीण लोगों के लिए आया था। ठीक है, ये सामुदायिक विकास योजना ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि नहीं है? इसमें कौन सी विधि ऐसी है जो प्रक्षेपी विधि नहीं है? ए ऑप्शन है मॉडल, बी ऑप्शन है फोटोग्राफ, सी ऑप्शन है फ्लैश कार्ड और डी ऑप्शन है स्लाइड। तो इसमें एक नहीं है, बाकी 3 है। तो कौन सा नहीं है? फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड नहीं है, बाकी जो है मॉडल, फोटोग्राफ, स्लाइड, ये तीनों है। देखिए, ये इनके द्वारा ना व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। जैसे इंक ब्लॉक हो गया, इंक ब्लॉक मॉडल हो गया, है ना, और स्लाइड द्वारा जो है पता किया जाता है। फोटोग्राफ द्वारा फोटो कई सारे चित्र दिखाए जाते हैं, उससे पता किया जाता है व्यक्ति के मानसिक स्थिति को। उससे मतलब चित्र कोई एक क्लियरिटी चित्र में नहीं होती है, उससे इमेजिन करने के लिए बताया जाता है कि ऐसा हो, जैसे कोई धब्बा सा डाल दिया, धब्बा है, अब ऐसे करके डाल दिया, या कोई परछाई है उसको दिखाई गई, तो उससे इमेजिन किया जाता है कि आप बताओ इसमें किस चीज का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, कैसी पिक्चर आपको इमेज लग रही है, आपको कैसे महसूस हो रहा है, कैसी पिक्चर महसूस हो रहा है, कैसा इमेज आपको दिख रहा है। तो उसके द्वारा क्या है, पूछा जाता है व्यक्ति से, और एक तरह से पता लगता है इससे कि इंसान के जो है उसका मेंटल लेवल कैसा है और क्या सोचता है और क्या उसके इमेजिन में है ना, कैसी सोच है रखता है। तो ये चीज है व्यक्तित्व मापने की एक विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है राज्य स्तर, बी ऑप्शन है देश स्तर, सी ऑप्शन है जनपदीय स्तर और डी ऑप्शन है ग्राम स्तर। तो कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है, ये बताना है। ये ऑप्शन है राज्य स्तर, बी ऑप्शन है देश स्तर, सी ऑप्शन है जनपदीय स्तर, डी ऑप्शन ग्राम स्तर। तो इसमें कौन सा है नहीं शामिल? ग्राम स्तर। देखिए, समाज विकास में शामिल तो यार अब तो चुनाव वगैरह होने लगे ग्राम विकास में, और काफी चीजें होने लगी, पार्षद वगैरह तो वार्ड तो खैर अभी नहीं होते, नगरों में होते हैं। लेकिन क्या है ना कि ग्राम का बहुत पहले से वो खुद का ही उनका विकास पूरा नहीं हो पाता, तो वो एक समाज और देश के विकास में कितना योगदान देंगे? तो इतना होता तो है। देखो, शुरुआत तो ग्रामीण स्तर से ही होती है। हमारा भारत देश कैसा है ना, एक किसान का देश है, एक जो है ग्रामीण अंचल का देश है, तो ग्रामीण से ही हुआ। लेकिन ग्रामीण पे लोग ध्यान नहीं देते, मतलब सरकार ही नहीं ध्यान देती, इतनी सुविधाएं नहीं देती है, तो इनका कम रोल होता है। एक राज्य, देश और जनपद का ज्यादा रोल होता है विकास में, है ना, ये चीज है। तो ग्राम स्तर इसमें सबसे नीचे उस पे आ रहा है, तो इसलिए ग्राम स्तर नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो माने तो सभी रखते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर ग्रुप है। सर्वग्राही रुधिर ग्रुप है, ये तो सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन ए बी और डी ऑप्शन ओ। तो सर्वग्राही रुधिर कौन है? ए बी है, जो सबसे ले सकता है, दे नहीं सकता, है ना, ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता। और देने वाला कौन सा है? ओ। ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। ए बी ऐसा है कि ए बी जो है, जैसे ए बी वाला है, जो ए ग्रुप का है, वो ए बी से भी वो क्या कहते हैं, ले सकता है और दे सकता है, सॉरी दे सकता है। बी वाला जो है, बी को भी बी से भी ले, ए बी से ले सकता है और बी से भी ले सकता है, दे सकता है। लेकिन ओ क्या है कि ओ सबको बांट ही सकता है, लेकिन बेचारा ले नहीं सकता। ओ वाला तो बहुत ही मतलब, उसमें क्या है, एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, और ए बी में क्या होता है कि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, मतलब प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती, इसलिए सर्वग्राही है। और ये सर्वदाता नहीं है, सबको दे नहीं सकता क्योंकि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती इसमें। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने की व्यवस्थापन को कहते हैं। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने की व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? मतलब बड़े स्तर पर जो इसका बिजनेस किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सेरीकल्चर, बी ऑप्शन है एपी कल्चर, सी ऑप्शन है पीसी कल्चर, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है क्या होता है? सेरीकल्चर। बड़े पैमाने पर इसका मतलब पालन पोषण करना, उद्योग के रूप में करना, तो क्या है? सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों में लाल रंग किन कणों की उपस्थिति के कारण होता है? ए ऑप्शन है फ्लेविन या फ्लोनाइड, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है एंथ्रोसाइनिन, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, इसमें पहले मैं बता, क्लोरोफिल का क्या होता है? क्लोरोफिल से हरा रंग प्राप्त होता है ना, इससे तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? क्लोरोफिल से हरा हरा रंग प्राप्त होता है ना। हरा रंग क्लोरोफिल जो है होता है, ये हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लेविन और ये फ्लेवोनॉइड जो होता है, ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ठीक है, ये सब्जियां। और एंथ्रोसाइड है और कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड लाल पीला नारंगी रंग के लिए होता है। इससे क्या है कि विटामिन ए प्राप्त होता है। जैसे लाल पीला पीला नारंगी रंग होता है, जैसे गाजर में हो गया, शिमला मिर्च पीली भी होती है ना, तो टमाटर है लाल रंग होते हैं ना, तो गाजर भी लाल और ऑरेंज कलर के होते हैं। तो उससे क्या है, कैरोटीनॉइड होता है। जो एंथ्रोसाइनिन होता है, एंथ्रोसाइनिन जो होता है एक पर्पल और गहरा लाल कलर के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो है, ये सी वाला,
सी वाला एंथोसायनिन जो है ये गहरे लाल और या पर्पल कलर, जैसे चुकंदर, हम चुकंदर खाते हैं तो बिल्कुल गहरा लाल होता है ना, और एक गहरा लाल वाला गाजर भी आता है बिल्कुल पर्पली गहरा कलर का, है ना, और जैसे प्याज है अंदर काटते हैं तो थोड़े लाल वाले जो प्याज आते हैं जो पर्पली थोड़े होते हैं, तो उसके लिए ये उत्तरदायी होता है एंथोसायनिन। ठीक है, इसके लिए ये उत्तरदायी होता है एंथोसायनिन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? क्या है? नहीं है। इसमें पहले नहीं में गोल डंडा लगा दो। तो ए ऑप्शन है पीक लोड, बी ऑप्शन कार्यवक्र, सी ऑप्शन विश्राम काल, डी ऑप्शन थकान। तो इसमें नियोजन के एक ही नहीं आता, थकान। थकान तो थकान, इसमें कैसे नियोजन होगी? बाकी तो पीक लोड, कार्यवक्र, विश्राम ये सभी आते हैं, है ना। नियोजन मतलब आयोजन, है ना, सभी आते हैं कि विश्राम भी करना है, कार्य भी करना है। पीक लोड एक काम करते हैं, जो एक होता है पीक लोड, जैसे सुबह का टाइम होता है पीक लोड होता है, उसी टाइम बच्चों को स्कूल जाना, ऑफिस जाना और खुद का भी मतलब जाना, ड्यूटी सबका होता है, अपना अपना रूटीन होता है, तो वो पीक लोड होते हैं जहाँ पे सबके लिए सभी एकदम बिजी होते हैं, मतलब बिल्कुल भी 1 मिनट का टाइम नहीं होता है ना। कार्यवक्र विश्राम काल जो बाद में विश्राम के लिए भी मतलब 8 का अनुपात जानते होंगे, ये सारा निकाला गया है ना, तो वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं। देखिए ये को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। क्यों? क्योंकि भैया इससे मिलते जुलते इतने क्वेश्चन आते हैं और इसमें इतने ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पूछो ही मत। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त नलिकाओं जो हृदय से रक्त लाती हैं, इसमें ये बताना है कि कौन से हैं। ए ऑप्शन है धमनियां, बी ऑप्शन है शिराएं, सी ऑप्शन नलिकाएं और डी ऑप्शन है ये क्या लिखा है यार इसको, एक मिनट, नर्व्स, नर्व्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्या है, नर्व्स। तो जो रक्त नलिका जो हृदय को रक्त लाती है, मतलब एक गंदा ब्लड जो होता है, जो ब्लू कलर का गंदा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले होता है, वो रक्त जो है हृदय को ला के देती हैं। पहले वो छनती हैं, है ना, फेफड़ों में, फिर छन के तब हृदय में, मतलब अपने मैं इसमें चित्र कैसे बना के समझाऊं, चित्र बना के समझाऊं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये हृदय है, ठीक है, इसमें 4 होते हैं ऐसे करके, है ना, ये होते हैं 4। तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये होते हैं अलिंद ऊपर वाले, अब समझ लेना, ये होते हैं निलय। ठीक है, तो जैसे ये हो गया दाहिना, ये हो गया दाहिना, ठीक है, और ये हो गया बायां, ये हो गया बायां। ठीक है, ये बायां निलय है, ये बायां जो है अलिंद है, ये बायां, ये जो है दाहिना अलिंद है, ये जो है दाहिना निलय है। ठीक है, तो जो गंदा ब्लड होता है, जो गंदा ब्लड होता है ना, गंदा ब्लड जो है पहले आता है यहाँ पे, पहले आता है यहाँ पे क्या कहते हैं, दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद में आता है गंदा ब्लड, फिर उसके बाद जो है वो जाता है बाएं इससे, जो है दाहिने अलिंद से, और बाएं बाएं अलिंद की तरफ, बाएं निलय में जाता है, बाएं अलिंद, सॉरी, बाएं अलिंद में जाता है, इधर से बाएं अलिंद में गया, फिर बाएं अलिंद में आया, ये इधर से गया इधर, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे जाता है, ये क्रम ऊपर वाला नहीं है। हाँ, तो ये ऐसे करके, ऐसे जब गया है इधर से इधर, ठीक है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है शुद्ध होता है, ये रक्त जो है यहाँ पे शुद्ध होगा। पहले तो ये छनता है, में छनता है ना, छनता है, प्यूरिफाई होता है। फिर इसके बाद ये छनने के बाद जब यहाँ पे आता है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे शुद्ध होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन जो है मिलाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त होता है। तो जब ऑक्सीजन युक्त हो गया रक्त, तब इसके बाद यहाँ पे देखो एक ना गोल गोल ऐसे होते हैं, ऐसे ये होते हैं। तो क्या होता है, इसके द्वारा यहाँ आया, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आया, क्या कहते हैं, ये बायां जो है निलय, बाएं निलय की जो होती है, जो ये धमनियां होती हैं, इसके द्वारा फिर ये है पूरे बॉडी में जो है शुद्ध रक्त जाती हैं, पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि धमनियां और शिराएं, देखो धमनियां, फुसफुस धमनियां, फुसफुस शिराएं अलग है, धमनियां और शिराएं अलग है। ठीक है, जो ले जाती है फुसफुस धमनी जो होती है, फुसफुस धमनी दाहिने वर्टिकल से जो है फेफड़ों तक शुद्ध करने के लिए ले जाती है। ठीक है, और बाएं फुसफुस होता है, जो बायां फुसफुस सिरा होता है, फुसफुस धमनी होती है, उसमें जाके शुद्ध होता है, तो ये पूरे बॉडी को भेजता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, तो इसमें कौन लाता है, सिराएं लाती है। ठीक है, इसमें कौन लाता है, सिराएं लाकर देती हैं, फिर उसके बाद वो शुद्ध होता है, फिर शुद्ध होकर पूरे बॉडी में शुद्ध जो है धमनियों द्वारा शुद्ध पूरे बॉडी में जाता है। देखो अगर धमनियां और सिराएं, इसमें धमनियां और सिराओं में और फुसफुस धमनियां और फुसफुस सिराओं में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर सिर्फ धमनियां और सिराएं हैं तो अशुद्ध रक्त होगा सिराओं में, शुद्ध रक्त होगा धमनियों में। मैं पहले सीधा सीधा से बताऊं साफ लफ्जों में, ठीक है, धमनियों में होगा शुद्ध रक्त, धमनियों के द्वारा फिर पूरे जो है बॉडी में शुद्ध रक्त जाएगा, सिराएं जो है अशुद्ध रक्त लाके देंगी। अगर ये सिराएं सिर्फ धमनियां और सिराएं नहीं है, फुसफुस धमनी फुसफुस सिराएं, तो अगर फुसफुस धमनी है तो फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त लाती है और फुसफुस सिराएं शुद्ध रक्त जो है ले जाती हैं, पूरे शरीर में पूरे बॉडी में परिवहन करती हैं। ठीक है, ये होगा कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक तरह से अपवाद है, फुसफुस फस्फिस, सिराएं में अशुद्ध रक्त होता है और धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा वो हो गया है, इसमें होगा निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से, इसमें लिखा है होता है, इसमें होगा नहीं होता है। ठीक है, बाकी 3 होते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है, नहीं वाला ऑप्शन बताना है। ठीक है, नहीं वाला ऑप्शन, यहाँ पे विटामिन ए की कमी से नहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, नहीं होता है, यहाँ बीच में नहीं आएगा, नहीं शब्द आएगा, तो इसमें ये होगा, क्वेश्चन ये होगा, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। ठीक है,
तो कौन सा रोग नहीं होता है, इसमें ये बताना है। देखो इसमें 3 होते हैं, तो अब इसमें एक ही है नहीं होता। अगर इसमें विटामिन ए की कमी से होता है तो रतौंधी तो होता है, लेकिन कंजक्टिवा भी विटामिन ए की कमी से ही है, ये भी आंखों से संबंधित रोग है। केराटोमेलेसिया ये भी आंखों से संबंधित रोग है ना, केराटिन की कमी से होता है जो। तो ये सारे 3 जो है, 3 ऑप्शन ये है विटामिन ए की कमी से ही होते हैं, लेकिन एक ऐसा है कीटोसिस, ये है विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है कंजक्टिवाइटिस, बी ऑप्शन है कंजक्टिवा, सी ऑप्शन है केराटोमेलेसिया। तो कौन सा इसमें नहीं होगा, डी ऑप्शन है कीटोसिस, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है कीटोसिस। कीटोसिस क्या है, देखो इसमें 3 तो हैं जो आंखों से ही संबंधित बीमारियां हैं, जो विटामिन ए की कमी से होता है। जो कीटोसिस है, वो जो है एक ऊर्जा, जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है ना, जब ऊर्जा की कमी होती है बॉडी में बहुत ज्यादा, तो जब वसा टूटता है, वसा चयापचय द्वारा जब वसा टूट के ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा बनाई जाती है या ऊर्जा बनता है बॉडी में, तब वो परिस्थितियां कहती हैं कीटोसिस। और ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में होती है, जब हमारे शरीर में बिल्कुल ऊर्जा की ह्रास हो जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, ऊर्जा नहीं होता है उत्पन्न, या मतलब है ना, ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो फिर उसकी उस स्थिति में वसा को टूटना पड़ता है। वसा टूट के जब ये चयापचय द्वारा जब वसा टूट के घुल के जब ऊर्जा बनाती है, तब ये कीटोसिस की प्रक्रिया इसको कहते हैं। ठीक है, ये होती है कीटोसिस प्रक्रिया। बड़ा कठिन शब्द है, बार बार बोलने में दिक्कत होती है, तो ये चीज़ है। ठीक है, बाकी जो 3 है ये विटामिन ए की ही कमी से होते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से होता है। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से, दोनों को मिला के जो दोनों की कमी से होता है, कौन सा रोग होता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी देखो कंफ्यूजिंग वाला ऐसा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है क्वेश्चन, बी ऑप्शन मेरेस्मस, सी ऑप्शन ऑस्टियोमेलेसिया, डी ऑप्शन है केराटोमेलेसिया। केराटोमेलेसिया जो मैंने अभी बताया वही चीज है। ठीक है, अब बाकी 3 में बता देती हूँ। क्वेश्चन रोग वो है जो प्रोटीन की कमी से होता है, बिल्कुल मतलब प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें लिखते नहीं बनता, क्या ही करूँ, मैं बता ही देती हूँ यार, समझ लो, है ना। प्रोटीन की कमी से जो होता है क्वेश्चन रोग होता है। मेरेस्मस रोग वो होता है जो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है, तब ये होता है मेरेस्मस। ठीक है, और जो ऑस्टियोमेलेसिया है, कैल्शियम की कमी है। विटामिन डी और कैल्शियम ही तो हड्डियों के लिए उत्तरदायी होती है, अगर विटामिन डी और कैल्शियम नहीं है तो फिर ऑस्टियोमेलेसिया होगा। तो ये है ना, तो इसमें कौन सा जो है, इसमें क्या पूछा कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें होगा मेरेस्मस। प्रोटीन ऊर्जा जो है, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से कौन सा होगा, मेरेस्मस रोग होगा। बच्चों और बड़ों में सभी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन रोग प्रॉपर प्रोटीन की कमी से होता है। ऑस्टियोमेलेसिया कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला सी और डी की कमी से जो है शरीर में क्या होता है कि बिल्कुल चरमराहट सी और टूट-फूट की आवाज़ आती है। ठीक है, इसे वो हो जाती है, अस्थियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, लचीली हो जाती है। ठीक है, ये होगा। तो आई होप मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके बताएँ कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए कि और थ्योरी क्लास चाहिए, वो भी बताएँ। तो जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको समय से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।